गाइज, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रवास फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो गाइज आज के सेशन में WH फैमिली जो प्रीवियस सेशन में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं और कल जो पढ़ाए थे आपको WH फैमिली वो पढ़ाए थे क्वेश्चन के लिए, लेकिन आज इस WH फैमिली का हम क्वेश्चन न देख के इसका आंसर देखेंगे कि इसका आंसर कैसे बनता है। तो वेयर मीन्स कल पढ़े थे हम कि कहाँ, लेकिन आज पढ़ेंगे हम जहाँ, जहाँ। और हु मीन्स कल पढ़े थे हम कौन, लेकिन आज पढ़ेंगे हम जो। और वाई मीन्स पढ़े थे क्यों, और आज पढ़ेंगे जिस प्रकार से विच माने कल पढ़े थे हम कौन सा कौन सी, आज पढ़ेंगे हम जौन सा जौन सी। कल पढ़े थे हम कि व्हाट मीन्स हुज मीन्स होता है किसका किसकी, आज पढ़ेंगे उसका मीनिंग जिसका जिसकी, जिसका जिसकी। कल पढ़े थे कि व्हाट मीन्स होता है क्या, लेकिन आज पढ़ेंगे जो। और हाउ मीन्स पढ़े थे हम कैसे, लेकिन आज पढ़ेंगे इसका मीनिंग जैसे। और कल पढ़े थे हम कि व्हेन मीन्स होता है कब, और इसके मीनिंग होगी जब। हुम माने किसे किसको, और जिसे जिसको। और हाउ मेनी माने कितना, और आज आपको जानना है जितना। और हाउ मच माने भी होता है जितना। और हाउ ऑफन माने कितनी बार, और इसमें होगा जितनी बार, जितनी बार। तो यहाँ पहले हम समझ लेते हैं कि हाउ मैनी मीन्स होता है कितना, लेकिन आज हम जानेंगे कि इसका मीनिंग होता है जितना भी, और हाउ मच माने भी जितना भी। तो हाउ मैनी का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पे वर्ड जो होता है वो काउंटेबल होता है। काउंटेबल के साथ हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं और अनकाउंटेबल के साथ हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से वेयर जो होता है वो जगह को दर्शाता है, प्लेस को शोज करता है। और यहाँ हु जो है ये इंसान के लिए होता है, और वाट जो होता है वो सभी के लिए होता है, इंसान के लिए भी होता है, जानवर के लिए भी होता है, और निर्जीव के लिए भी होता है। तो हम पहले वेयर को समझते हैं। वेयर को समझने के लिए वहां क्या था कि वेयर के जस्ट बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब दे देते थे, लेकिन यहाँ वेयर के बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब न देकर सब्जेक्ट देंगे। वेयर यू गो। अब यहाँ पे हम फुल स्टॉप देंगे, न कि प्रश्नवाचक देंगे, इसलिए कि यहाँ पे जो है ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल वेयर का जो है ये जवाब के लिए है, उत्तर के लिए है, आंसर के लिए है, न कि क्वेश्चन के लिए। सपोज डैट पहले हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहले हम WH का क्वेश्चन बनाते हैं। वेयर डू यू लिव। इट मीन्स ये क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब हो गया कि आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव का मतलब हो गया कि आप कहाँ रहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ, लेकिन हमको इसका आंसर बनाना है। तो आंसर बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये वेयर को रखेंगे, लेकिन अब इस डू को हटा देंगे। अब डू को हटाने के बाद, इस डू को रिमूव करने के बाद हम यू देंगे, और उसके बाद हम लीव देंगे। और अब क्या होगा कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह रिमूव हो जाएगा, इसके रिप्लेस में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, लेकिन उसका ये आंसर होगा जहां आप रहते हैं। आपसे सवाल हुआ कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं,
तो उसका जवाब आपने दे दिया कि वेयर यू लिव, जहां आप रहते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि हु मीन्स होता है कौन। हु विल गो टुडे, इट मीन्स आज कौन जाएगा। ये प्रश्न हो गया कि आज कौन जाएगा, तो ये क्वेश्चन है। अब इसका हमको आंसर बनाना है, तो इसका आंसर बनाएंगे तो क्या होगा, सॉरी Who is he? Who is he reading? तो ये सवाल हुआ। इस सवाल जो हुआ तो इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि कौन वह पढ़ रहा है। तो कौन वह पढ़ रहा है, इसका हमको Who is reading, जो वह पढ़ रहा है। Who is he reading, कौन वह पढ़ रहा है, तो उसका मीनिंग निकल के उसका आंसर क्या होगा, Who he is reading, जो वह पढ़ रहा है। कौन वह पढ़ रहा है, जो वह पढ़ रहा है। अब हम तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। Why are you speaking? Why are you speaking? आप क्यों बोल रहे हैं। Why are you speaking? आप क्यों बोल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा Why you are speaking. इट मीन्स जिस लिए आप बोल रहे हैं, जिस लिए आप बोल रहे हैं या जिस वजह से आप बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जितने भी 1 से लेके 12 जो WH फैमिली के वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सब को इसी तरीके से आप ट्रांसलेशन बना के उसको यूज करके अच्छे से इसे हमेशा के लिए याद कर लेना है। और जब आपको टॉकिंग का वक्त आएगा तो अपने आप आपके माइंड में ये सेट होगा और एज ए सिचुएशनल आप इसका यूज कर पाएंगे। तो 1 2 3 यानी कि 3 वर्ड का मैंने आपको फॉर एग्जांपल देके समझा दिया है। फर्क इतना ही है, दोनों में अंतर इतना है कि जब क्वेश्चन होगा तो इस WH वर्ड के बाद हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब होगा, लेकिन अगर आपका आंसर वो बनेगा तो इस WH वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब न होकर आपका सब्जेक्ट होगा। बस इतना ही दोनों में डिफरेंस है। पहले सेंटेंस में डिफरेंस है कि इसमें डू लग रहा है और दूसरे में है कि इसमें डू नहीं लग रहा है। इट मीन्स के WH वर्ड के बाद हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का ही यूज होगा, तभी वो क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आंसर में WH वर्ड्स के बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग न करके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और जब भी हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो वो क्वेश्चन न होकर वो आंसर बन जाएगा। और जब भी वो आंसर बनेगा तो वो पॉजिटिव होगा, असर्टिव होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तो फुल स्टॉप लगेगा, न के प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो इसको आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो आज फ्यूचर इम्परफेक्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट।
तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे कि ये जो हिंदी का वाक्य है या किसी भी अदर लैंग्वेज का वाक्य है तो फ्यूचर में है या फ्यूचर इंडेफिनिट में है या फ्यूचर इम्परफेक्ट में है, फ्यूचर परफेक्ट में है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है या और भी किसी टेंस में है, तो हम कैसे समझेंगे। तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को समझने के लिए एक पहचानने का ट्रिक है कि कैसे पहचानेंगे। तो इसकी पहचान क्या होगी? तो पहचान इस तरह से होगी कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रही होगी इत्यादि इत्यादि लगा रहेगा या लगा होगा, लगा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा वाक्य फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में है। जब हम समझ जाएंगे कि हमारा वाक्य फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में है, तब हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। उस स्ट्रक्चर को बगैर जाने हुए हम इस सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल या शैल होगा और उसके बाद बी होगा और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो ये इस स्ट्रक्चर पर आप फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को बनाएंगे तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इस स्ट्रक्चर को कैसे हम बनाएंगे। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका, बी विल बी sleeping at this time, at this time। It means कि हम इस समय सो रहे होंगे। तो आया, रहे होंगे, रही होगी और रहा होगा। ये तीनों सेंस अगर आता है किसी वाक्य में, हिंदी के किसी वाक्य में हो या उर्दू के किसी वाक्य में हो या एनी अदर किसी भी लैंग्वेज के वाक्य में हो कि ये रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी उस वाक्य के अंत में लगा रहेगा, तो हम समझेंगे कि ये जो टेंस है, ये टाइम है, ये फ्यूचर इम्परफेक्ट है। जब फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस हम समझ जाएंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जो कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद बी, उसके वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया कि वी विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, हम इस समय सो रहे होंगे। तो होंगे आ गया। अब यहाँ पे हमको समझना है कि ये वी जो है यही हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ मैंने दिया था कि विल या शैल दोनों में कोई आएगा, तो यहाँ आपका विल भी आ गया और फिर उसके बाद बोले थे कि बी आएगा, तो यहाँ बी भी आ गया। उसके बाद बताए थे कि वर्ब का चौथा रूप होगा, तो स्लीप में आईएनजी लग गया, तो ये वर्ब का चौथा रूप भी हो गया। और अंत में बोले थे कि ऑब्जेक्ट होगा, तो ये जो है एट दिस टाइम, ये आपका ऑब्जेक्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप है। तो ये सेंटेंस जो हमारा हो गया, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब हमको इसका निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले बी, या ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हमको निगेटिव का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसे हम बनाएंगे बी
will not be sleeping at this time, तो इट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग इस समय सो रहे होंगे। अब हमको क्या करना है, ये तो दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, ये पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर था असर्टिव का, ये दूसरा निगेटिव का। अब तीसरा हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इंटरोगेटिव का। तो विल या शैल हम पहले देंगे, विल या शैल के बाद हम सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हम फिर बी देंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप देंगे, फिर ऑब्जेक्ट देंगे। अब लास्ट में हम फुल स्टॉप ना देकर क्वेश्चन मार्क देंगे। अब इसका हम एक सेंटेंस बनाएंगे, बिल बी स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी बोल रहे होंगे? तो ये एक प्रश्न हो गया। अब इसका क्या करेंगे कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, विल वी नॉट क्या हम लोग अंग्रेजी बोल रहे होंगे। तो ये चौथा स्ट्रक्चर जो मेरा हुआ, ये कैसा स्ट्रक्चर हुआ, इंट्रोगेटिव भी हुआ प्लस निगेटिव भी हुआ। अब हम WH वाला एक बनाएंगे एक सेंटेंस। तो उसका पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। पहले WH, ये पांचवा स्ट्रक्चर होगा। WH फैमिली, पहले WH फैमिली का एक वर्ड देंगे पहले, उसके बाद विल या शैल देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद बी देंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, लास्ट में इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो WH वर्ड्स देते हैं, वाई विल बी स्पीकिंग, बी यहाँ पे आएगा, बी स्पीकिंग इंग्लिश। इट मीन्स, इसका मतलब ये होगा कि हम लोग अंग्रेजी क्यों बोल रहे होंगे। अब लास्ट जो हमारा है वो है, सबसे पहले WH फैमिली का एक वर्ड देंगे और उसके बाद हम क्या देंगे, विल या शैल देंगे, उसके बाद क्या देंगे, सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद क्या देंगे, हम नॉट देंगे, उसके बाद क्या देंगे, हम बी देंगे, उसके बाद क्या देंगे, हम वर्ब का चौथा रूप देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तो इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं, वाई विल बी नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। इट मीन्स कि हम लोग अंग्रेजी क्यों बोल रहे होंगे। तो आपने देखा कि स्ट्रक्चर मेरा वही है, सिर्फ किसी में नॉट लग रहा है, किसी में ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ रहा है, किसी में WH फैमिली पहले आ रहा है। तो इस तरीके से आप जितने भी सेंटेंस होंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट के,
उसको आप इजीली बना लेंगे, इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, इजीली समझ लेंगे। और यहाँ जो WH फैमिली का है, इसका ये दोनों वर्ड मीनिंग आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। इसलिए कि आपको जैसा कि मालूम है कि क्वेश्चन जो बनता है वो दो तरीके से बनता है। एक क्वेश्चन बनता है यस नो वाला, यस नो वाला, और एक क्वेश्चन बनता है WH फैमिली वाला। WH फैमिली वाला एक क्वेश्चन बनता है, और जितना भी हमारा क्वेश्चन बनता है इसी दोनों पे बेस्ड रहता है, एक तो यस नो पे और एक WH फैमिली पे। तो WH फैमिली पे क्वेश्चन भी बनता है और WH फैमिली पे आंसर भी बनता है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि शुरू में WH फैमिली को देते हैं और उसके जस्ट बाद ऑक्सिलरी वर्ब देते हैं। लेकिन जब इसका हमको आंसर बनाना होता है तो WH फैमिली को जैसे क्वेश्चन में शुरू में दिए थे सेंटेंस के, इसी तरीके से हम आंसर में भी इसको शुरू में ही देंगे सेंटेंस के। बट डिफरेंस क्या होगा कि क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर में वर्ड को तो शुरू में देते ही थे, लेकिन उसके जस्ट बाद हम किसी ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते थे। लेकिन आंसर वाले में क्या होगा कि WH फैमिली वर्ड के बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब न देकर कोई सब्जेक्ट तुरंत बाद देंगे, तो वो क्वेश्चन न होकर आंसर बनेगा, और आंसर बनेगा तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, एसर्टिव सेंटेंस होगा, और उसके आखिर में फुल स्टॉप ही होगा, न कि क्वेश्चन मार्क होगा, इसलिए कि वो आप क्वेश्चन है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझाते हैं एक यस नो वाले का, डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हो गया कि क्या आपको अंग्रेजी आती है, या क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, या क्या आपको अंग्रेजी मालूम है। तो इसका आंसर ऐसा दे सकते हैं यस, अगर नहीं में देना है तो बोल देना है नो, तो यस नो में इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम आपसे ये पूछेंगे कि वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, इट मीन्स इसका मतलब हो जाएगा कि आप कहाँ जाते हैं। तो आप कहाँ जाते हैं तो WH वर्ड के वक्त तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब डू का यूज हुआ। लेकिन इसी का हम आंसर बनाएंगे कि जैसे सवाल कर रहा है कि आप कहाँ जाते हैं, तो इसका जवाब अगर हमको देना कि जहां आप जाते हैं, तो वेयर जैसे सेंटेंस के शुरू में यूज हुआ था वैसे ही होगा। लेकिन अब ऑक्सिलरी वर्ब का न यूज होके यू का यूज होगा, और उसके बाद गो का यूज होगा, उसके बाद फुल स्टॉप होगा। तो क्या हो गया, वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं, और उसका आंसर हो गया जहां आप जाते हैं। तो यहाँ क्या था, डू यू नो इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं। तो सिर्फ यस करके भी इसका काम चलाया जा सकता है, इसका आंसर हो सकता है। नहीं तो लंबा भी हम इसे बोल सकते हैं यस आई नो इंग्लिश, नो आई डोंट नो इंग्लिश। तो इस तरह से भी हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर चाहे तो यस नो में भी जवाब दे सकते हैं। बट लेकिन यहाँ पे जो है अगर क्वेश्चन है वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं, तो आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूँ। आई गो टू दरभंगा, मैं दरभंगा जाता हूँ। आई गो टू मधुबनी, मैं मधुबनी जाता हूँ। लेकिन अगर उसी का जवाब देना है तो वेयर यू गो, जहाँ तुम जाते हो। अगर मधुबनी जाते हो तो वहीं मैं भी जाता हूँ। तो इस तरीके से इसकी पहचान बहुत जरूरी है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल के थ्रू समझना भी बहुत जरूरी है, और WH फैमिली का क्वेश्चन बनाना भी जरूरी है, और उसका आंसर बनाना भी जरूरी है, और उसे हम डेली लाइफ में बोलते भी हैं। और बोलेंगे कब, जब हमें आएगा तब। तो ये स्ट्रक्चर हमें आनी चाहिए, और हमको ये WH फैमिली का वर्ड आना चाहिए, और ये यस नो को समझना चाहिए, और WH फैमिली को समझना चाहिए। और ये सारी चीज़ों को हम समझ लेंगे तो इजीली हम किसी से भी टॉक कर सकते हैं, इजीली किसी भी चीज़ को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं और बोल सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो शर्त यहाँ ये है, कंडीशन यहाँ है कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा बल्कि उसको यूज़ करने से होगा। और यूज कैसे करेंगे, एवरी डे इस क्लास में आप अटेंड हुए, कॉपी लेके आप बैठे, आई मीन्स नोटबुक लेके बैठे, पेन लेकर बैठे,
और जो भी आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो जो भी यहाँ पे मैंने पढ़ाया उसे आप नोट डाउन करें और उसे यूज करें और उसका बार बार प्रैक्टिस करें ताकि हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड हैव अ नाइस डे, थैंक्स।